भारत की शान अग्निबाण लॉन्च पैड पर अपनी आखिरी उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। देश के 800 करोड़ दांव पर लगे थे और लॉन्च में बचे थे सिर्फ 5 घंटे। लेकिन तभी अचानक रॉकेट का सिस्टम फेल हो गया। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक पसीने से भीग गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खराबी कहाँ है। सभी समस्या का समाधान खोजने में लगे हुए थे। तभी एक 13 साल का चाय बेचने वाला बच्चा चाय लेकर अंदर आता है। अचानक उसकी नज़र मुख्य बोर्ड पर पड़ी, जहां इक्वेशन लिखी थी और बीच में प्लस का चिन्ह लगा था। लड़का चिल्लाते हुए बोला, साहब, यहाँ प्लस नहीं माइनस होना चाहिए था। आग जब ऊपर उठती है तो दबाव पीछे की तरफ धक्का देता है। सब वैज्ञानिक उसे हैरान होकर देखने लगे। किसी ने कहा, ये पागल है, इसे यहाँ से निकालो, टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन डॉक्टर रेड्डी, जो चीफ साइंटिस्ट थे, उन्हें ये सुनकर एक उम्मीद मिली कि इस कमी को ठीक करने के बाद रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या वास्तव में इस कमी को ठीक करने के बाद रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाएगा, या ये फिर डॉक्टर रेड्डी एक भ्रम है। और आखिर ये बच्चा कौन था और इतना कुछ कैसे जानता है। श्रीहरिकोटा का वो इलाका जहां समंदर की लहरें जमीन से टकराकर एक भयानक शोर पैदा करती हैं, आज वहां सन्नाटा था। लेकिन ये सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। ये उस तूफान की आहट था जो भारत के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशन अग्निबाण को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। इसरो के कंट्रोल रूम के अंदर देश के सबसे तेज दिमाग वाले 200 वैज्ञानिक अपनी कुर्सियों पर जमे हुए थे। मिशन लॉन्च होने में अब सिर्फ 5 घंटे बचे थे। 800 करोड़ की लागत, 5 साल की मेहनत और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें उस सफेद रॉकेट के अंदर बंद थीं, जो लॉन्च पैड पर शान से खड़ा था। तभी अचानक एक लाल लाइट जलने लगी। डेटा मॉनिटर्स पर ग्राफ तेजी से गिरने लगे। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर रेड्डी, चीफ साइंटिस्ट, गुस्से और घबराहट में चिल्लाते हुए बोले, आर्यन, ये क्या हो रहा है? प्रेशर वॉल्व का डेटा मिसमैच क्यों दिखा रहा है? हमने कल रात ही सारे चेक पूरे किए थे। आर्यन, जो जूनियर साइंटिस्ट था, पसीने से भीगते हुए बोला, सर, पता नहीं कैसे, लेकिन बूस्टर इंजन के फ्यूल इंजेक्शन रेट में एक बहुत छोटा सा अंतर आ रहा है। ये सिर्फ 0.004 का अंतर है, लेकिन इस रफ्तार पर ये रॉकेट को हवा में ही फाड़ सकता है। हमारा सुपर कंप्यूटर इस एरर को फिक्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये एक रैंडम वेरिएबल है। डॉक्टर रेड्डी ने अपनी घड़ी देखी। समय लेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। वो बोले, अगले 20 मिनट में ये गुत्थी नहीं सुलझी तो लॉन्च को अबॉर्ट करना पड़ेगा, और इसका मतलब था देश की हार। कंट्रोल रूम के ठीक बाहर, जहां सुरक्षा के कड़े पहरे थे, एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां एक 12 से 13 साल का लड़का, जिसका नाम आर्यन था, पर सब उसे छोटू बुलाते थे, कोयले की अंगीठी पर चाय उबाल रहा था। छोटू के कपड़े फटे थे, उसके चेहरे पर राख जमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। छोटू अपने आप से बुदबुदाते हुए बोला, बड़े साहब, आज बहुत परेशान दिख रहे हैं। चाय भी ठंडी हो रही है और अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। छोटू ने 5 गिलास चाय एक ट्रे में रखी और तेजी से कंट्रोल रूम के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा, जहां से वो रोज चाय पहुंचाता था। उसे कोई नहीं रोकता था, क्योंकि वो उस बिल्डिंग का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज वो सिर्फ चाय पहुंचाने नहीं, बल्कि इतिहास बदलने जा रहा है। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे कोई युद्ध हारने वाला हो। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने सिर पकड़े बैठे थे। दीवारों पर लगी विशाल स्क्रीन पर गणित के हजारों फॉर्मूले किसी मकड़ी के जाल की तरह उलझे हुए थे। रामदीन गार्ड बोला, छोटू, आज चाय रख और चुपचाप निकल जा। लोगों का दिमाग आज 7वें आसमान पर है। रॉकेट में कोई बड़ी खराबी आ गई है। छोटू ने चाय की ट्रे मेज पर रखी। उसकी नजर अचानक उस मुख्य बोर्ड पर पड़ी, जहां डॉक्टर रेड्डी ने चौक से एक बहुत लंबी इक्वेशन लिखी थी और बीच में क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया था। छोटू वहीं रुक गया। उसने उस बोर्ड को ऐसे देखा जैसे वो कोई पहेली हो जिसे वो बचपन से जानता हो। उसके दिमाग में चाय उबलने की आवाज, भाप का दबाव और अंगीठी की आग के सारे कैलकुलेशन एक साथ दौड़ने लगे। छोटू धीरे से बोला, साहब, यहाँ प्लस नहीं माइनस होना चाहिए था। आग माइनस ऊपर करती है, पीछे। आग जब ऊपर उठती है तो दबाव पीछे की तरफ धक्का देता है। वहां खड़े एक जूनियर इंजीनियर ने छोटू को सुना और उसे जोर से धक्का देते हुए बोला, ए चाय वाले, तू अपनी चाय बेच, हमें रॉकेट साइंस मत सिखा, भाग यहाँ से। छोटू गिरते गिरते बचा। उसके हाथ से कोयले का एक टुकड़ा नीचे फर्श पर गिर गया। डॉक्टर रेड्डी, जो अब तक हार मान चुके थे, उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी जिसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, रुको, क्या बोल रहे थे तुम? फिर से बोलो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एक चाय बेचने वाले बच्चे से क्या पूछ रहा है।
कंट्रोल रूम में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थीं। डॉक्टर रेड्डी, जो अब तक पसीने से तरबतर थे, अपनी कुर्सी से उठे और धीरे धीरे छोटू की तरफ बढ़े। छोटू के हाथ में अब भी वो कोयले का काला टुकड़ा था जिसे उसने जमीन से उठाया था। डॉक्टर रेड्डी धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोले, बेटा तुमने अभी कुछ कहा दबाव और आग के बारे में, फिर से कहो। छोटू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, साहब मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन रोज अपनी दुकान पर देखता हूँ, जब केतली की ढक्कन पर भाप का जोर पड़ता है तो ढक्कन नाचने लगता है। अगर मैं केतली की नली को थोड़ा दबा दूं तो भाप पीछे से ढक्कन को उड़ा देती है। आपके उस बोर्ड पर जो लिखा है उसमें आग का दबाव बाहर निकल रहा है, लेकिन हवा उसे अंदर की तरफ धकेल रही है। अगर आप उस प्लस को माइनस कर दें तो गणित बैठ जाएगा ना। वहाँ खड़े इंजीनियर आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई इसे वक्त की बर्बादी। आर्यन, जो जूनियर इंजीनियर था, गुस्से में बोला, सर आप इस अनपढ़ बच्चे की बात सुन रहे हैं? इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि कैलकुलस क्या होता है। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, चुप रहो आर्यन, डिग्री ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन ये बच्चा वो देख रहा है जिसे हम अपनी ईगो की वजह से नहीं देख पा रहे। छोटू, क्या तुम बोर्ड पर दिखा सकते हो? छोटू धीरे धीरे उस विशाल डिजिटल बोर्ड की तरफ बढ़ा। उसके फटे हुए कपड़े और हाथ में कोयला देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चित्रकार अपनी सबसे बड़ी कलाकृति बढ़ाने जा रहा हो। उसने बोर्ड के एक कोने में जहाँ जगह खाली थी कोयले से रगड़ना शुरू किया। छोटू ने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, उसने एक नक्शा बनाया, एक ऐसा नक्शा जो रॉकेट के इंजन के अंदरूनी दबाव को दर्शाता था। उसने कोयले से 3 घेरे बनाए और उनके बीच से एक टेढ़ी लकीर खींच दी। उसने दिखाया कि ईंधन किस तरह मुड़कर वापस आ रहा है, जिससे बैक प्रेशर बन रहा है। छोटू ने कहा, साहब यहाँ देखिए, ये जो लकीर है ये गलत जगह मुड़ रही है, इसी वजह से आपका कंप्यूटर एरर दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डी की आंखें अचानक फैल गईं। उन्होंने तुरंत अपने चश्मे को ठीक किया और उस नक्शे को गौर से देखा। उनकी दिमागी बत्तियां जल उठीं। उन्होंने महसूस किया कि जो वेरिएबल उनका सुपर कंप्यूटर नहीं पकड़ पा रहा था, वो असल में इंजन की बनावट में एक सूक्ष्म फ्लूइड डायनामिक्स की गलती थी। डॉक्टर रेड्डी चिल्लाते हुए बोले, आर्यन तुरंत सिमुलेशन मॉड्यूल खोलो, छोटू के बताए पैरामीटर्स को माइनस वैल्यू के साथ इनपुट करो अभी। आर्यन ने हिचकिचाते हुए कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं। पूरे हॉल में कंप्यूटर के पंखों की आवाज गूंज रही थी। स्क्रीन पर एक लोडिंग बार चलने लगा, 10%, 40%, 80%। अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, एरर रिजॉल्व्ड, ट्रेजेक्ट्री स्टेबलाइज्ड। गलती सुधर गई, रास्ता स्थिर है। पूरे कंट्रोल रूम में जैसे बिजली दौड़ गई। जो काम 200 वैज्ञानिक 2 दिनों से नहीं कर पाए थे, वो एक 13 साल के बच्चे ने कोयले के एक टुकड़े से कर दिखाया था। डॉक्टर रेड्डी ने अपनी सीट पर गिरते हुए एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, मिरेकल, ये एक चमत्कार है। छोटू, तुमने आज सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि भारत की इज्जत बचा ली है। लेकिन छोटू के चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, वो बस अपनी खाली चाय की ट्रे उठाने लगा। उसने बहुत मासूमियत से कहा, साहब काम हो गया हो तो मैं जाऊं? माँ इंतजार कर रही होगी, उसकी दवाई का वक्त हो गया है। डॉक्टर रेड्डी का दिल भर आया। उन्होंने छोटू का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम इस मिशन के सबसे बड़े गवाह बनोगे। तभी कंट्रोल रूम का मुख्य दरवाजा खुला और सिक्योरिटी हेड अंदर आए। उन्होंने कहा, सर, लॉन्चिंग में सिर्फ 60 मिनट बचे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन है, वो अपडेट मांग रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी, उन्हें कह दीजिए कि रॉकेट उड़ने के लिए तैयार है और ये भी कहिए कि आज इस रॉकेट का असली पायलट हमें मिल गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही लॉन्च की तैयारी शुरू हुई, एक और समस्या खड़ी हो गई। समंदर की तरफ से आने वाली हवाओं की रफ्तार अचानक बढ़ गई थी। अगर रॉकेट अभी लॉन्च नहीं हुआ तो अगला लॉन्च विंडो 6 महीने बाद आएगा। कंट्रोल रूम की खिड़कियों के बाहर समंदर की लहरें अब ऊंची उठ रही थीं। तेज हवाओं के झोंके श्रीहरिकोटा के तट से टकरा रहे थे। रडार स्क्रीन पर लाल निशान उभर रहे थे, जो इस बात का संकेत थे कि मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। आर्यन बोला, सर, हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर गई है। हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से इस मौसम में लॉन्च करना आत्मघाती होगा। रॉकेट टेक ऑफ के वक्त डगमगा सकता है। डॉक्टर रेड्डी ने माथे का पसीना पोंछा। उन्होंने छोटू की तरफ देखा, जो अब भी चीफ साइंटिस्ट की कुर्सी पर बैठा उन जटिल ग्राफ्स को देख रहा था। छोटू की नजरें स्क्रीन पर जम गई थीं। वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि कुछ सोच रहा था। डॉक्टर रेड्डी ने पूछा, छोटू, क्या देख रहे हो? साहब, हवा दुश्मन नहीं है, हवा तो बस रास्ता ढूंढ रही है। जैसे पतंग उड़ती है ना, अगर हम ढील दें तो वो कट जाती है, लेकिन अगर सही वक्त पर खिंचाव दें तो वो हवा के सीने को चीर कर ऊपर निकल जाती है। नैरेटर,
डॉक्टर रेड्डी को समझ आ गया कि छोटू क्या कहना चाहता है। छोटू का गणित सिर्फ किताबी नहीं था, उसने कुदरत के नियमों को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन तभी कंट्रोल रूम के कोने में बैठा एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, जो अब तक चुप था, गुस्से में उठा। वरिष्ठ वैज्ञानिक, ये पागलपन है। रेड्डी, तुम एक बच्चे की बातों में आकर 800 करोड़ का प्रोजेक्ट और देश की इज्जत दांव पर लगा रहे हो। अगर ये फेल हुआ तो हम सबको जेल होगी। ये बच्चा क्या जानेगा एरोडायनामिक्स के बारे में। हॉल में फिर से बहस छिड़ गई। तभी छोटू खड़ा हुआ। उसकी आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज पत्थर जैसी मजबूत थी। छोटू साहब, आप मुझे अनपढ़ कह रहे हैं ना? हाँ, मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन मेरे बापू इसी इसरो की कैंटीन में काम करते थे। वो रोज रात को मुझे अपनी पुरानी साइकिल पर बैठाकर यहाँ लाते थे और दूर से उस रॉकेट को दिखाते थे। वो कहते थे, छोटू, एक दिन तू भी ऐसा ही बड़ा जहाज बनाएगा जो बादलों के पार जाएगा। उसने आगे कहा, 3 साल पहले बापू एक फैक्ट्री एक्सीडेंट में चले गए। उस दिन भी बहुत तेज तूफान था। लोगों ने कहा कुदरत का कहर है, लेकिन मैं जानता था वो मशीन की गलती थी। तब से मैंने कसम खाई कि मैं मशीनों की भाषा सीखूंगा, ताकि किसी और का बापू उनसे ना छिने। मैंने स्कूल नहीं देखा, पर बापू की छोड़ी हुई पुरानी साइंस की किताबों को 1000 बार पढ़ा है। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। वो वैज्ञानिक जो छोटू का मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। डॉक्टर रेड्डी ने छोटू के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें अब अपनी टीम पर नहीं, उस 13 साल के बच्चे के अनुभव पर भरोसा था। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, आर्यन, कंप्यूटर को कमांड दो। एंगल ऑफ अटैक को 2 डिग्री झुकाएंगे। हम हवा से लड़ेंगे नहीं, हम हवा के दबाव का इस्तेमाल लिफ्ट के लिए करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे छोटू की पतंग उड़ती है। समय तेजी से भाग रहा था। लॉन्च में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। समंदर की तरफ से एक बहुत बड़ा चक्रवात सक्रिय हो रहा था। अगर अगले 10 मिनट में रॉकेट नहीं उड़ा तो मिशन हमेशा के लिए रुक जाएगा। डॉक्टर रेड्डी ने माइक उठाया और उनकी आवाज पूरे श्रीहरिकोटा में गूंज उठी। ऑल स्टेशंस, दिस इज फ्लाइट डायरेक्टर, वी आर गो फॉर लॉन्च, काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। छोटू की नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। उसने कोयले से अपने हाथ पर कुछ नंबर लिख रखे थे। वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था। रॉकेट के इंजनों में आग लग चुकी थी, जमीन कांप रही थी। छोटू बुदबुदाते हुए बोला, उड़ जा, आज ये बादल तेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। नरेटर, 10, 9, 8, 7। रॉकेट के निचले हिस्से से सफेद धुएं का विशाल पहाड़ निकला। पूरा कंट्रोल रूम हिल रहा था। 3, 2, 1, जय हिंद। रॉकेट ने जमीन छोड़ी, लेकिन जैसे ही वो 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, हवा का एक भयानक झोंका उससे टकराया। रॉकेट बाईं ओर झुकने लगा। स्क्रीन्स पर वार्निंग की लाइटें जलने लगी। आर्यन चिल्लाते हुए बोला, सर, रॉकेट कंट्रोल खो रहा है, ये क्रैश हो जाएगा। कंट्रोल रूम के अंदर हर किसी का चेहरा सफेद पर डीडीएच चुका था। विशाल स्क्रीन पर अग्निबाण रॉकेट साफ तौर पर बाईं ओर झुकता हुआ दिख रहा था। 800 करोड़ की संपत्ति और देश का मान सम्मान उस वक्त एक पतले धागे से लटका हुआ था। आर्यन घबराहट में चिल्लाते हुए बोला, सर, विंड शेयर हमारी लिमिट से बाहर जा चुका है। थ्रस्ट वेक्टरिंग काम नहीं कर रही है। रॉकेट का संतुलन बिगड़ रहा है। अगर हमने अभी इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ये रिहायशी इलाके में गिर सकता है। डॉक्टर रेड्डी का हाथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन की ओर बढ़ा। उनकी आंखें बंद थीं। वो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को राख होते देखने वाले थे। तभी एक आवाज गूंजी। छोटू चिल्लाते हुए बोले, नहीं साहब, बटन मत दबाइए, वो गिरा नहीं है, वो तो बस करवट ले रहा है। सबने मुड़कर छोटू की तरफ देखा। छोटू अपनी जगह से उठकर स्क्रीन के बिल्कुल पास चला गया था। उसकी उंगली हवा में एक वक्र बना रही थी। साहब, हवा उसे गिरा नहीं रही, उसे धक्का दे रही है। अगर आप अभी इसके दाहिने बूस्टर का पावर 5% बढ़ा दें और बाएं वाले को 2 सेकंड के लिए बंद कर दें तो वो खुद ब खुद सीधा हो जाएगा, जैसे लहरों में नाव को सीधा किया जाता है। डॉक्टर रेड्डी के पास सोचने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं था। ये एक जुआ था। अगर छोटू गलत हुआ तो धमाका और भी भयानक होगा, लेकिन अगर वो सही हुआ तो इतिहास बन जाएगा। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, आर्यन, जो ये कह रहा है वही करो। बूस्टर बी का पावर बढ़ाओ, बूस्टर ए को कट ऑफ करो, अभी। नरेटर, अगले कुछ सेकंड्स तक पूरा कंट्रोल रूम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। स्क्रीन पर रॉकेट एक तरफ झुका हुआ था और फिर अचानक रॉकेट के दाहिने हिस्से से आग की एक तेज लपट निकली। रॉकेट ने एक जोरदार झटका खाया और धीरे धीरे सीधा होने लगा। रॉकेट ने हवा के सीने को चीर दिया। वो अब सीधा ऊपर की ओर बादलों को फाड़ते हुए नीले आसमान की तरफ भाग रहा था। स्क्रीन्स पर नॉर्मल की हरी लाइटें जल उठी। आर्यन हैरानी और खुशी में बोला, सर, इसने कर दिखाया। रॉकेट मैक्स क्यू पार कर चुका है, वो अब अंतरिक्ष की सीमा पर है। पूरे कंट्रोल रूम में वैज्ञानिक अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। कोई रो रहा था तो कोई तालियां बजा रहा था।
डॉक्टर रेड्डी अपनी कुर्सी पर ढह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुड़कर छोटू को देखा, जो चुपचाप कोने में खड़ा अपनी मैली शर्ट से पसीना पोंछ रहा था। रॉकेट अब अंतरिक्ष के काले शून्य में दाखिल हो चुका था। उसका पहला हिस्सा स्टेज सफलतापूर्वक अलग हो गया और अग्निबाण ने अपना उपग्रह सैटेलाइट कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत ने इतिहास रच दिया था। लॉन्च के 2 घंटे बाद पूरी दुनिया में खबर फैल गई। भारत का मिशन सफल रहा। प्रधानमंत्री का बधाई संदेश आ रहा था। बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया था। हर कोई उस जीनियस डॉक्टर रेड्डी से मिलना चाहता था। लेकिन डॉक्टर रेड्डी कंट्रोल रूम के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। उनके साथ आर्यन और कुछ अन्य वैज्ञानिक भी थे। वे सीधे उस छोटी सी चाय की टपरी पर पहुंचे। वहां छोटू अपनी केतली साफ कर रहा था। उसके पास एक पुरानी रेडियो बज रही थी, जिस पर न्यूज आ रही थी कि रॉकेट सही सलामत पहुंच गया है। छोटू मुस्कुरा रहा था। पीछे से एक आवाज आई, छोटू। छोटू ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक उसके सामने खड़े हैं। छोटू घबरा गया। उसने सोचा शायद उससे कोई गलती हो गई। डॉक्टर रेड्डी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और छोटू के फटे हुए कपड़ों के सामने अपनी कमर सीधी की। डॉक्टर रेड्डी ने छोटू को एक कड़क सैल्यूट ठोका। उनके पीछे खड़े आर्यन और बाकी सभी वैज्ञानिकों ने भी एक साथ अपने हाथ माथे पर लगा लिए। एक चाय बेचने वाले बच्चे के सम्मान में भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की टोली झुकी हुई थी। छोटू ने घबराते हुए कहा, साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बस चाय वाला हूँ। डॉक्टर रेड्डी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं छोटू, आज तुम चाय वाले नहीं हो। आज तुम इस देश के सबसे बड़े शिक्षक हो। तुमने हमें सिखाया कि ज्ञान स्कूल की दीवारों में नहीं, आंखों की जिज्ञासा में होता है। छोटू की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, उस पहचान के थे जिसका सपना उसके बापू ने देखा था। डॉक्टर रेड्डी बोले, छोटू, तुम्हारे बापू आज जहाँ भी होंगे उन्हें तुम पर गर्व होगा। लेकिन अब तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। तुमने हमारा मिशन बचाया है। अब ये देश तुम्हारा भविष्य संवारेगा। अगले ही पल इसरो के गेट के बाहर हजारों कैमरों की लाइटें चमक उठी। डॉक्टर रेड्डी छोटू का हाथ थामे बाहर निकले। पूरी दुनिया हैरान थी कि वो छोटा सा लड़का जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। डॉक्टर रेड्डी ने माइक संभाला और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, ये मिशन अग्निबाण मेरा नहीं, इस बच्चे का है। अगर आज छोटू ना होता तो हमारे पास जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं बचता। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस हीरे को तराशने की जिम्मेदारी अब देश की है। उस रात छोटू जब अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ टूटी हुई खाट पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। टीवी पर हर न्यूज चैनल पर उसके बेटे की तस्वीर चल रही थी। छोटू ने दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। छोटू, माँ देखो, बापू का सपना पूरा हो गया। अब तुम्हें दवा के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। उसकी माँ ने कांपते हाथों से छोटू का चेहरा चूमा। उसकी आंखों में वो सुकून था जो सालों की गरीबी और बीमारी के बाद पहली बार आया था। तभी घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। प्रधानमंत्री कार्यालय से विशेष दूत आए थे। उन्होंने छोटू को एक सरकारी दस्तावेज सौंपा। भारत सरकार ने छोटू की मां के इलाज का पूरा खर्च उठाने और छोटू को देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल और आगे चलकर स्पेस इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई का स्कॉलरशिप देने का फैसला किया था। वक्त तेजी से गुजरा। 10 साल बीत चुके थे। श्रीहरिकोटा के उसी लॉन्च पैड पर एक बार फिर हलचल थी। इस बार मिशन था मंगलयान 2। कंट्रोल रूम के अंदर मुख्य कुर्सी पर एक नौजवान बैठा था। उसने सफेद एप्रन पहना था। गले में इसरो का आधिकारिक पहचान पत्र था और उसके हाथ में अब कोयला नहीं बल्कि एक डिजिटल पेन था। ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर आर्यन थे, वही लड़का जिसे कभी दुनिया छोटू कहकर पुकारती थी। डॉक्टर रेड्डी जो अब रिटायर हो चुके थे, पीछे खड़े होकर बोले, तैयार हो डॉक्टर आर्यन? छोटू मुस्कुराते हुए बोला, तैयार हूँ सर। इस बार कैलकुलेशन में कोई प्लस या माइनस की गलती नहीं है। रॉकेट ने एक बार फिर आसमान का सीना चीर दिया, लेकिन इस बार छोटू चाय लेकर नहीं बल्कि कमान लेकर खड़ा था। उसने साबित कर दिया था कि हुनर महलों या बड़ी डिग्रियों की जागीर नहीं है। हुनर तो उस कोयले जैसा है जो तप कर हीरा बन जाता है। आज भी इसरो की उस टपरी पर एक नई पीढ़ी चाय पीती है और दुकानदार बड़े गर्व से उस जमीन की तरफ इशारा करता है जहाँ कभी एक बच्चे ने कोयले से देश की किस्मत लिखी थी। नरेटा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सपना है तो उसे छोटा मत समझिए। याद रखिए, समंदर की बड़ी लहरें भी किनारे की छोटी सी रेत से ही अपनी दिशा बदलती है। काबिलियत को पहचानिए, उसे जगाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो ये भी जरूर बताना, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कहानी कहां-कहां से सुनी जा रही है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।